राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हम सबको सीख दी गई है कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या हो अगर ये जल ही दूषित हो जाए। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से लगभग 25,240 पानी के सैंपल लिए। 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। अपने खास कार्यक्रम में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। क्या दूषित पानी पी रही हरियाणा की जनता? फ्लोराइड युक्त पानी से किन बीमारियों का खतरा? यूरेनियम का बढ़ा लेवल सेहत के लिए कितना खतरनाक है? क्या स्वच्छ पेयजल को लेकर सरकार का प्लान है? तो देखिए, यूरेनियम का बढ़ा लेवल सेहत के लिए आखिर कितना खतरनाक है, ये अहम सवाल आज इंडिया न्यूज के हैं। सवाल ये भी, स्वच्छ पेयजल को लेकर आखिर सरकार का प्लान क्या है? क्या दूषित पानी हरियाणा की जनता पी रही है? तो यूरेनियम युक्त पानी से आपको क्या नुकसान हो सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। और यह समझने के लिए आप एक नजर ग्राफिक्स पर डालिए। तो यूरेनियम युक्त पानी पीने से किडनी खराब हो सकती है। इसके अलावा पेशाब में जलन, सूजन, थकान जैसे लक्षण भी आपको दिख सकते हैं। साथ ही यूरेनियम युक्त पानी पीने से हड्डियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यूरेनियम की अधिक मात्रा का तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा याददाश्त कमजोर, सिरदर्द, चक्कर आना और एकाग्रता में कमी आ सकती है। लंबे वक्त तक संपर्क से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही आपको बता दें कि दांतों को मजबूत करता है। फ्लोराइड के फायदे कम मात्रा में, लेकिन ये आप समझिए क्या इसके फायदे हैं। दांतों में कीड़े से बचाव करता है, कैविटी से बचाव दांतों में करता है। इसके अलावा बच्चों में दांतों का विकास बेहतर होता है। और देखिए, अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और आगे क्या जानकारी सामने आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या खुलासा हुआ है, ये समझिए जरा। दूषित पानी पी रहे हरियाणा के लोगों के लिए क्या है सजगता वाली बात। हरियाणा में 25,240 पानी के सैंपल लिए गए। 25,000 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट हुए। अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक ये सैंपल लिए गए। इनमें 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। जो जमीन के अंदर का पानी है वो उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। 17 जिले फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहे हैं। 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। और इसका नुकसान हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता चुके हैं कि यूरेनियम किस हद तक लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद हरियाणा के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस पानी को वो अभी तक स्वच्छ और साफ समझकर पी रहे थे, वही पानी पीने लायक ही नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट को लेकर रेवाड़ी के लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हम रेवाड़ी शहर के बीच मौजूद हैं और जिस तरह से इंदौर में 17 लोगों की मौत हुई है गंदा पानी पीने से, उसके चलते तमाम जगह जांच भी की जा रही है पानी की, वहीं तमाम तरह की शिकायतें भी आ रही हैं। हरियाणा में भी 25,000 से अधिक सैंपल लिए गए थे, जिसमें कुछ सैंपल खराब पूरी तरह से फेल होने की बात सामने है, जिसमें यूरेनियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड की अधिक मात्रा बताई गई है। रेवाड़ी भी उन्हीं जिलों में से शामिल है। ऐसे में हमारे साथ शहर के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर वो किस तरह से सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। किस तरह से देखते हैं जो पानी की? देखिए, पानी रेवाड़ी का पानी बहुत खराब है। यहाँ फ्लोराइड की मात्रा 400 से लेकर 800 तक की आ रही है। फ्लोराइड से शरीर में बीमारियां बढ़ रही है। घुटने के दर्द की समस्या बहुत ज्यादा है, खासतौर पे बुजुर्गों में ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। और दांत की बीमारी और दूसरे शरीर में कई तरह की बीमारी है। कई बार यहाँ शिकायत भी कर चुके विभाग को, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।
दूसरा सीवर का पानी भी सप्लाई के पानी में मिलकर आ रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा समस्या बढ़ रही है। जगह जगह रोज लोग प्रदर्शन भी करते हैं, पर इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें 17 से अधिक जिले में रेवाड़ी का भी नाम है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, मतलब मेटल है उस पानी में। मेटल की वजह से शरीर में बीमारियां बढ़ रही है। और अभी देखा इंदौर में, देखा आपने, वहाँ दूषित पानी मिल के आया था और दूसरा फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा थी, जिससे वहाँ एक तरीके से महामारी फैली हुई है। आज भी वहाँ हालात बदहाल है, 17 से अधिक लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। तमाम प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ रोकथाम नहीं हो रही। सेम ऐसी ही हालत रेवाड़ी शहर की भी हो रही है। बार बार लोगों द्वारा इस बात की आवाज़ भी उठाई जा रही है कि शुद्ध पानी दिया जाए। पिछले दिनों ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी, वहाँ भी शहर के लोगों ने इस मांग उठाई थी, मंत्री के सामने भी मांग उठाई थी। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने के आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके कोई समस्या का समाधान ठीक ढंग से हो नहीं रहा है। देखिए, रेवाड़ी पूरी तरह से जो नहरी पानी है उस पर निर्भर करता है, और पूरी तरह से, क्योंकि भूजल पूरी तरह से खराब हो चुका है और कहीं ना कहीं उसमें फ्लोराइड की मात्रा बेहद ज्यादा है। इसके चलते पूरी तरह से जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से पानी की सप्लाई की जाती है। तो सर, भूजल की स्थिति क्या है? भूजल भी यहाँ 300 से लेकर और 400-500 तक नीचे जा चुका है। भूजल भी दूषित हो रहा है। यह इंडस्ट्री एरिया है, बावल है, धारवीड़ है, यहाँ कंपनियों का केमिकल पानी छोड़ा जा रहा है, उससे भूजल भी प्रभावित हो रहा है। और जो गाँव के जो कुएं और जो हैंडपम्प वगैरह जो लगाते हैं, उनका स्रोत मिल रहा है, उससे भी दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। वो एक तरीके से खतरनाक है, जिससे लोगों में बीमारी बढ़ रही है। और आने वाले भविष्य में इसके परिणाम अगर रोकथाम नहीं की तो बहुत ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। देखिए, जिस तरह से अभी बता रहे थे कि रेवाड़ी का भूजल पूरी तरह से खराब हो चुका है, और रेवाड़ी का यदि खोल बेल्ट की बात करें तो डार्क जोन में जा चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से जो भूजल स्तर है रेवाड़ी का पूरी तरह से खराब है, और टीडीएस जो कि फ्लोराइड की मात्रा है बेहद ज्यादा है। इसमें रेवाड़ी का पानी पीने लायक नहीं है, जिस तरह की तमाम रिपोर्ट भी कह रही हैं। बाकी लोग भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर स्थिति क्या है। सर, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। किस तरह से देखते हैं जो रेवाड़ी का पानी की स्थिति क्या है? सर, रेवाड़ी का पानी मतलब बहुत खराब आ रहा है। टीडीएस की मात्रा उसमें काफ़ी ज़्यादा है, पीने के लायक है नहीं। जो सीवर से पानी आ रहा है वो मिक्स हो रहा है, पैरों में, घुटनों में पानी की वजह से समस्या बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा लोगों के। और कहने का मतलब ये है, मेन पानी बहुत खराब हो रहा है, पीने के लायक पानी अभी है नहीं। देखिए, जिनसे इनका यादव साहब का कहना था कि जिस तरह से, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें 17 जिले में रेवाड़ी भी शुमार है, जिसमें जो फ्लोराइड की मात्रा बेहद ज्यादा पाई गई है। ऐसे में समझा जा सकता है पहले भी यहाँ पर तमाम शिकायतें, यदि हड्डी के रोगियों रेवाड़ी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, तमाम इस तरह की शिकायतें लोगों में आती है और तमाम तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को शुद्ध पानी मिले, क्योंकि इंदौर के बाद तमाम लोगों की भी चिंता बढ़ी है, सरकार की भी चिंता बढ़ी है। ऐसे में मांग यही है कि शुद्ध पानी की सप्लाई दी जाए ताकि लोग अपना बेहतर जीवन जी सके। हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रजनीश यादव नाम है मेरा। जैसे ही पता है सबको, पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही हमें खराब मिलेगा तो हमें हेल्थ अपना आप ही खराब होगी। फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो टीडीएस लेवल अपना आप ही हाई जाएगा, घुटनों में दर्द, चर्म रोग सबसे ज़्यादा आएगा। तो इस बाल सफ़ेद होना, दांत, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल खराब हो रहे हैं। जैसे ही पानी की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। पानी हमें साफ मिलेगा तो हम अपना काम भी ढंग से कर पाएंगे और सब कुछ ही काम अच्छी तरह से हो पाएगा। काफी शिकायत करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं। आपने इंदौर की भी घटना देखी, उसको इस तरह से देखते हैं? जैसे 17-18 लोग जैसे बताया जा रहे हैं उसमें भी हो रहे हैं। अपने रेवाड़ी में भी ऐसा हादसा हो सकता है। सीवर से पानी कनेक्शन होके आ रहा है, सप्लाई होके। सबके घर में आरओ भी नहीं होता, किसी के घरों में तो होता है। गरीब आदमी पीते कैसा भी पानी पी लेते हैं, तो उसको साफ किया जाए। मेन ये है, शुद्ध पानी चाहिए उसलिए। देखिए, जिस तरह से, क्योंकि लोगों का यही कहना, चिंता यही कि आर्सेनिक की मात्रा जैसे बढ़ेगी, कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ने का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों के जीवन पर जिस तरह से आर्थिक बोझ पड़ता है और वो बीमारी का शिकार होते हैं, ऐसे में तमाम तरह की उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर वो क्या नाम है आपको? इंद्रजीत। किस तरह से क्या कहेंगे पानी के बारे में? जी, पानी हमेशा चाहिए। देखो, पानी के बिना तो कुछ जीवन है ही नहीं। मैंने भी खूब शिकायत की है, टीडीएस की मात्रा ज्यादा है उसमें, पानी में फ्लोराइड ज्यादा है। देखिए, मसला यही है कि जो रेवाड़ी का पानी है, एक तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, और 17 जिलों के जो नाम है रेवाड़ी भी उसमें शुमार था, कि तमाम रिपोर्ट्स ये कहती है कि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। वहीं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता का सीधा सा मतलब है कि रेवाड़ी के पानी में मेटल्स की संख्या ज्यादा है, जो कि एक निर्धारित मानक होता है उससे कहीं ज्यादा है। ऐसे में इन लोगों का यही कहना है कि तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, सरकारों की ओर से कोशिश भी की जाती है, लेकिन जरूरी है कि उनको शुद्ध पानी और मुहैया कराया जाए
ताकि बेहतर जीवन जी सके। रेवाड़ी से दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य हैं जो भिवानी से सीएमओ हैं। डॉक्टर रघुवीर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। हमारे साथ जल शक्ति केंद्र से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं संजय कश्यप जी, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। सबसे पहले डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, कैसे देखें सर इस रिपोर्ट को, चूंकि सैकड़ों सैंपल पानी के जो पीने का पानी है उसके फेल हो गए हैं और ऐसे में कहीं यूरेनियम बढ़ा हुआ है तो कहीं अलग अलग समस्याएं पीने के पानी में लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। अब इस रिपोर्ट के जरिए जो खुलासा हुआ है उस खुलासे को आप कैसे देख पा रहे हैं, आपका एनालिसिस पर क्या कह रहा है? पहला रिएक्शन सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आपने ये मुद्दा इस मीडिया के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस से पहला स्टेप होता है सुधार का। लोगों में अवेयरनेस होगी तो सुधार की पहली कड़ी मजबूती से लोग उसको पहचानेंगे। और जैसे कि हर व्यक्ति को राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड है, तो राइट टू सेफ वाटर का भी होना चाहिए। हमारा जो पानी है यो सेफ मिले हर व्यक्ति को, ये एक हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्रियल की वजह से, केमिकल ज़्यादा यूज करने की वजह से और हर जो हमारी फिल्ट्रेशन पुअर है उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसके अनुसार काम ना होने की वजह से, पाइपलाइन में खराबी होने के कारण इसमें दो तरह के ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन, एक हैवी मेटल की कंटेमिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कंटेमिनेशन होती है वो अक्यूट होती है, जो लोगों को साइन सिम्टम के द्वारा एपिडेमिक्स रूप में वो पहचानी जाती है। जैसे कि किसी को डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गई, एंटेरिक फीवर हो गया, वो हम पहचान सकते हैं अक्यूट फेज में इजीली। लेकिन जो हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है लोगों को, वो क्रोनिक होती है और वो उसका रिजल्ट जो होता है सोसाइटी पर, लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ भी उसको प्रभावित करती है। वो हमारे लीवर को प्रभावित करती है, हमारे गुर्दे को प्रभावित करती है। इनका जो हैवी मेटल है उसको ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पैसिवली क्रोनिकली लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करती है। ये जो रिपोर्ट आई है, मैं रिपोर्ट जो पब्लिश करने वाला का भी धन्यवाद करूँगा। लोगों को अवेयर किया कि भाई हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं, और इसमें आपके इस माध्यम से जनप्रतिनिधि भी, आदमी भी और सरकार भी इसमें कुछ स्टेप लेगी ताकि हमें सेफ वाटर ड्रिंकिंग मिले। ठीक है संजय कश्यप जी, आप कैसे देख रहे हैं सर इस रिपोर्ट को? संजय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्ते। मेरी आवाज आपको मिल रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब ने भी बहुत बढ़िया बात की और मेडिकली जो चीजें हैं वो स्पष्ट कर दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो एक तो मेरा जो आपने नाम लिया, मैं सेंटर फॉर वाटर पीस है, जल शांति केंद्र, शक्ति केंद्र आपने बोल दिया था। जल शांति जी। शक्ति नहीं है, हम लोग शांति पर काम करते हैं। यही मूल है इसका, इस समस्या का। दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो हरियाणा की रिपोर्ट आई है, ये केवल हरियाणा की रिपोर्ट नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए कि ये पूरे देश की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको हरियाणा के नाम पर हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चाहे इंदौर की घटना हो, इंदौर की घटना में भी और हरियाणा की घटना में भी जो अभी आपने पब्लिक के कमेंट्स लिए हैं उसको मैं मद्देनजर रख के बात कर रहा हूं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारा, उसमें जो उसके पास की कॉलोनी है वो पहले इफेक्ट होती है। चाहे वो इंदौर का भागीरथपुरम हो, मैं अभी नवंबर में वहां था, तो वहां मैंने देखा इंदौर में कि जो पूरे देश में स्वच्छता का प्रथम नगर निगम होने का दावा करता है, वहां पर चाहे वो कंस्ट्रक्शन के नाम पर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर हो, शहरीकरण अर्बनाइजेशन के नाम पर हो, वो तेजी से घट रहा है। और तेजी से वहां की जो वहां पर बाहर से लोग भी आकर बस रहे हैं,
या जो वहां के लोग हैं वो भी अपना जीवन स्तर को इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो तेजी से वहां का वातावरण बिगाड़ रहे हैं। देखिए, जो हम लोग एक्यूआई की बात करते हैं, एक्यूआई एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग किसी भी चीज से, यानी उसके थर्मामीटर, बैरोमीटर वो सब बने हुए हैं और हम लोग सांस ले सकते हैं। लेकिन जो भूगर्भ जल होता है, इसके डॉक्टर साहब भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि इसको एकदम हम नहीं पहचान सकते कि ये पीने लायक है या नहीं पीने लायक है। और इसका डाटा भी एक्यूआई की तरह टीवी पर या उस अखबारों में नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, जो आप ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा में जो ये सारी चीजें, हैवी मेटल्स और ये सारी चीजें आई है, इसके लिए हरियाणा, पंजाब के लोग भी जिम्मेदार हैं। किस प्रकार से उन्होंने वो खेती, वो फसलें लेनी चालू करी जो वहां के लिए बनी ही नहीं थी। तो उसका, और वो फसलें हैं जो सीधे सीधे हरियाणा का, पंजाब का जो पानी है उसको खराब भी करती हैं, और जो पानी जनता के, मनुष्य के पीने का था, वो फसलों को बिना वजह दिया जा रहा है। मरकरी एक ऐसी चीज है कि जिसको पूरा हरियाणा के यमुनानगर पूरा बेल्ट होकर, और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद तक सुप्रीम कोर्ट 2004 की रिपोर्ट में ये कह चुका है कि यहाँ का पानी, इसमें कहीं कहीं तो लगभग 50 गुना ज्यादा मरकरी भी है, जो कि मरकरी उसमें होना चाहिए। और ये रिपोर्ट 2004 में प्रकाशित हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उसमें कहा कि यहाँ पर पानी पीने का व्यवस्था करो, नहीं तो ये धीरे धीरे, क्योंकि भूगर्भ जल है, इसका कहीं भी अच्छा है बुरा है, इसका कहीं डाटा हमको रेगुलर नहीं मिलता। तो हरियाणा में जो हुआ है, ये रेवाड़ी में जो अभी आप बात कर रहे हैं, ये इंदौर में भी हो रहा है। ये अभी मैं दक्षिण के जिले में था, जो अपना आंध्र प्रदेश में था। मैं अभी चेन्नई के आसपास 6 महीने पहले गया था। अभी मैं केरला से होकर आया। माफ समझिए कि इतनी अच्छी धरती पर भी, तिरुवनंतपुरम में भी, जहां पर वहां पर भी चीजें, इस तरह की चीजें होने लगी हैं। इसका एक ही कारण है, वो ये है कि हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे नोएडा, लोनी अगर आपने सुना हो, बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, यमुना के पास में। लोनी में जो डाइंग की बहुत सारी है, जो जीन्स को रंगती है, वो सीधा सीधा पानी हिंडन में डाल रही है, नदी में डाल रही है। और उसके लिए, डालने के लिए वो अंडरग्राउंड 6 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई है उन्हें, वो जो नदी में आके खुलती है। अब वो नदी का एक गांव है जावली, जहां का टीडीएस 1700-1800 है। वहां का पानी नीला है डाइंग की वजह से वहां पर। और एक और मैं जगह बताता हूँ, हिंडन नदी हमारे है चारों तरफ, ये सलेमपुर सरोरा गांव है, वो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। सर, वहां पर 3 या 4 साल, 5 साल, 6 साल तक के बच्चे को कैंसर भी डिटेक्ट हुआ है। 35 मौतें वहां हो चुकी हैं। इतना ज्यादा हेवी मेटल्स वहां पर है कि वहां के दांतों की बीमारी का वहां के डॉक्टर इलाज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये लाइलाज चीजें हैं। इसी तरह फ्लोराइड है, ये पूरा। अब देखिए, जो गंगा में आर्सेनिक जो नहीं होता था, वो आज फिरोजाबाद तक, जहां नदी है फर्रुखाबाद तक, वहां तक भी आर्सेनिक वहां पर डिटेक्ट हुआ है, जो ये समुद्र की तरफ से आ रहा है। कि सीधा बात है, हम अपना जो बोझ है, यदि नदी भूजल पर डालेंगे, उसका ओवर स्टेट करेंगे। जो इंडस्ट्री है वो ऊपर की तरफ कुछ और दिखाती है, रिवर्स डंपिंग करती है। मैं जहां रहता हूं वहां पर पूरे देश में एक ही केस चल रहा है क्रोमियम का, और वो क्रोमियम की क्षेत्र में मैं रह रहा हूं। यहाँ पर एक सर क्रोमियम का, एक कंपनी ने क्रोमियम जमीन से निकालने का भूगर्भ जल जो हुआ है, लगभग 2 बोरे, यानी 2 बोरे का मतलब 120 किलो ग्राम वो हर महीने क्रोमियम निकालते हैं। उसको हेक्सावेलेंट को ट्राइवेलेंट करते हैं, इसलिए उन्होंने जैविक तरीका भी अपनाया है। यानी इतने खराब स्थिति हो चुकी है कि हमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी क्रोम चाहिए, जीवन शैली चाहिए, लेकिन पीने का पानी और फसलें, ये हमारे जीवन को मार रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। संजय जी, एक सवाल और मेरा, चूंकि आपने बीच में टीडीएस का जिक्र किया था, ये टीडीएस आखिर कितना होना चाहिए पानी में? चूंकि कई बार लोग घर में जब आरओ लगवाते हैं तब भी वो काफ़ी कम टीडीएस को करवा लेते हैं। क्या टीडीएस की एक मात्रा भी तय होनी चाहिए? लोगों की जानकारी के लिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर, यहाँ मेडिकल प्रोफेशन से सब जुड़े हुए हैं,
हालांकि लेकिन मैं अपने जो दो चीजों का मैं बताता हूँ आपको कि एक तो जो टीडीएस, ये जो टीडीएस का खेल है ये आरओ कंपनियों द्वारा चलाया गया है जी। टीडीएस केवल अकेला मानक नहीं है कि आपका पानी पीने लायक है या नहीं है। टीडीएस, मैं खुद अपने घर में आरओ नहीं है मेरे में, और मेरे घर में जो लगा हुआ है वो सिंपल यूवी फिल्टर लगा हुआ है। मैं सर आईआईटी में हम लोग काम करते हैं, दिल्ली आईआईटी के साथ मिलकर, सीआईडीटी के साथ मिलकर, हमारा ऑफिस साथी हैं। तो वहां पर उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा सब बड़े आराम से आप 400 तक टीडीएस का पानी कोई भी व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है अगर वो हेल्दी है तो, अगर उसके लीवर में कोई दिक्कत नहीं है। 700 लेवल तक, 750, मेरे यहाँ का कुछ 650 700 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पीएच वैल्यू आप कम पानी की क्या है इस पर डिपेंडेंसी है। ऐसे अनेक तरह के, जापान में या जर्मनी में हम लोग जाते हैं, अगर पानी का पीना होता है तो 24 तरह के वो सैंपल्स लेते हैं, 24 तरह के पैरामीटर्स हैं उनके पास जिसको गुजार कर वो पानी, हमारे यहाँ 15 ही है, हमारे यहाँ 14 तरह के ही हैं। और 14 तरह में से हम केवल टीडीएस की बात करते हैं, क्योंकि टीडीएस एक ऐसी चीज है जिसको बड़े आराम से एक छोटी सी मशीन वो गिलास में दिखा देता है और वो दिखा देता है। जबकि आरओ का ये अगर 300 से नीचे, 350 से नीचे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर लगा हुआ है आरओ तो उसको वो अपराध है, उखाड़ कर फेंकना चाहिए उसको। ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है। तो ये जो टीडीएस के खेल में हम ना पड़े, हम लोग और भी चीजें जो है हम लोग पता कर लें, सब लोग चीजें पता है कि किस प्रकार की चीजें पानी के पीने के मानक की वो होनी चाहिए। और ये जो मार्केटिंग का खेल है ये हम सोचते हैं कि हम लोग केवल टीडीएस अच्छा पी रहे हैं, और भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सीएमओ साहब से मैं समझना चाह रहा हूं, चूंकि बार बार हम फ्लोराइड और यूरेनियम की बात कर रहे हैं, इन दोनों को सर थोड़ा सा सरल शब्दों में कैसे आप दर्शकों को समझाएंगे सीएमओ साहब? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही मेरी? आप शायद म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सर। इसमें जो हैवी मेटल है, जो ह्यूमन कंजम्पशन है उसकी लिमिट ज्यादा हो जाती है, तो वो हैवी मेटल हमारे बॉडी को, हर एक पार्ट को अफेक्ट करता है, खास करके हमारे लीवर को और किडनी को, और यहाँ तक कि अर्ली प्यूबर्टी भी डेवलप हो जाती है, और उसमें ज्यादा मात्रा हो जाती है तो कैंसर का भी कारण बनता है हैवी मेटल से। इसमें जो हमारी आर्सेनिक की जो है वो 0.01 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए। यूरेनियम की है 30 to 60 माइक्रोग्राम पर लीटर होनी चाहिए, ये परमिसिबल है। ये जो स्टैंडर्ड जो पैमाना जो डेवलप किया गया है BIS जो है उसके द्वारा सेफ ड्रिंकिंग का पैमाना डेवलप किया गया है, जो कि 2012 में एप्लीकेबल हो गया था। इसके अनुसार हमारे जो हैवी मेटल है एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लेवल की लिमिट बनाई गई है। अगर उनसे ज़्यादा हो जाती है, और ये लिमिट कैसे बनी है, बहुत सारी एविडेंस बेस्ड स्टडी कंडक्ट करके उनका लेवल जो एक्सेप्ट किया गया था कि ये इतना लेवल ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक रहता है। इसमें कुछ पानी में कुछ एलिमेंट ऐसे लाभकारी भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, उनकी मात्रा भी बहुत जरूरी होती है। तो उसमें कौन से मात्रा एक्सेप्टेबल और बेनिफिशियल रहती है, उनका लेवल हर आदमी को और हर जो कंज्यूम कर रहा है उसको अवेलेबल होने चाहिए। और उसका जो टेस्टिंग लैब है वो हम रेगुलरली उसको हम राइट होना चाहिए कि वो अपना जो पानी पी रहा है वो हम कंज्यूम करने वाला वो हैवी मेटल का लेवल विद इन लिमिट पाए। दूसरा ये है कि इसको हम कैसे कम करें। हैवी मेटल जो होता है पानी में, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ई कोलाई तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ई कोलाई होगा तो वो तो एक इनह्यूमन होता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो नोटिफाइबल डिजीज में भी आता है। तो इस प्रकार जो हमारे सबसे जो इजी और पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है उसमें सबसे होना चाहिए कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिल्ट्रेशन ठीक हो। दूसरा, फिल्ट्रेशन में अगर डाउट है तो हमें पानी को उबालना चाहिए। पानी को उबाल करके उसको एक घड़े में 1 क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं, जो 40 मिनट से 45 मिनट तक उसको ढक करके रखेंगे, तो हमारा 90 to 99% वो जो पानी है वो हमारा सेफ हो जाता है। लेकिन जो हमारे हैवी मेटल हैं
उसको हम जो बायो ऑब्जॉर्प्शन एक मेथड होता है उसके द्वारा ही हम उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा या फिर उसको चिलेटिंग के द्वारा उनके द्वारा ही कम कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बिना हम हैवी मेटल जो क्रोनिक पेशेंटों को कंज्यूम करते रहते हैं उनको स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होती रहती है। ठीक है संजय कश्यप जी, जमीन के अंदर का पानी अगर दूषित पाया गया है तो ये एक गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि अब तक तो हम यही मानते थे कि जमीन से जो पानी आ रहा है वो शुद्ध पानी है। इस पानी के भी अशुद्ध होने का कारण आप क्या कुछ मान रहे हैं? क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं? क्या कोई बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में होने जा रहा है लोगों को इस पानी की वजह से? संजय कश्यप जी। सबसे शुद्ध पानी जमीन के अंदर का नहीं होता, सबसे शुद्ध पानी होता वर्षा का पानी। और जो वर्षा का पानी है वही अगर हम संग्रहित कर लेते हैं, अनेक तरीके थे पुरानी जो हमारे एंसेस्टर्स रहे, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे ऐसे तरीके निकाले जिसको वो इकट्ठा करा करते थे पानी को, और वो छनकर कैपिलरी इफेक्ट से या कैसे भी करके वो नीचे जाता था। और नीचे का जितना आज पानी है समुद्र को छोड़ के नीचे जो पानी है वो सारा पानी जो करोड़ों साल में वर्षा हुई और उसके नीचे लगातार आज भी वर्षा होती रहती है, उसके द्वारा नीचे जाता रहा, तो वो पानी के बड़े बड़े भंडार नीचे बन गए। कुछ ऐसे भंडार हैं जिनका पानी हम उपयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसे भंडार हैं जिनके हम उपयोग नहीं कर सकते, भी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्योंकि धरती के नीचे अंडरग्राउंड जो इकोलॉजी है, जो सिस्टम है, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्विफर्स होते हैं। तो ये जो हमारा नीचे का जो पानी है, इसको पानी का अधिकार हमारा सीमित था जब हमारे पूर्वज हमारा करते थे। तो चाहे वो कुएं से पानी लेते हो, चाहे आप जानते हो रहट के द्वारा हम लोग चाहे वो सिंचाई करते हो या अन्य प्रकार की कोई भी चीज करते हो, तो हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नीचे के पानी पर नहीं डाला था अभी तक। हम केवल अपनी जरूरतों के हिसाब से सतही पानी को लेकर ही काम चलाते थे। और इसीलिए जब सतही पानी जब होता था, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदियां हो, ये नदियां और तालाब ये पानी के स्रोत नहीं है, ये पानी को इकट्ठा करने की जगह है। स्रोत एक ही है, वो है वर्षा। और वर्षा हो चाहे बर्फ हो, बर्फ भी वर्षा का ही रूप है, जिन्होंने देखा होगा। तो मेरा कहना यह है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने बहुत सावधानी पूर्वक पानी का उपयोग कहाँ करना है, कितना करना है। और सतही पानी से अगर आप बात कर रहे हैं तो सतही पानी का भी वो चिंता करते थे कि वो साफ रहे और सतत बहती रहे। नदियां इसलिए अभी पिछले 30-40 सालों में जिनसे उनका नाश हुआ है, कोई भी नदी आप देख लीजिए, उसका इतिहास उठा लीजिए, सब यही कहेंगे, सब 30-40 साल पहले हम इसमें नहाया करते थे। लेकिन 30-40 साल में क्या हो गया? 1990 के बाद क्या हो गया कि आपने सब लोग चाहे वो सब खत्म कर दी, कुएं खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा 2 इंच का पाइप आया और उसने पानी हमसे मिलने लगा, जबकि हम ये भूल गए कि जब गंगा सूख सकती है, यमुना सूख सकती है, तो इस 2 इंच के पाइप की क्या औकात है कि ये सूखेगा नहीं। तो ये हम लोगों ने, तो पानी का हमारे 5 डिवाइन एलिमेंट हैं, जिसको हमारी संस्कृति में सीधा देवी पदार्थ कहा गया, उनका सम्मान हम लोगों ने करना छोड़ दिया। पानी पैसे की तरह मत बहाओ, पैसा पानी की तरह मत बहाओ, ये कहना छोड़ दिया। पैसा बड़ा हो गया, पानी छोटा हो गया, जबकि पैसा आप बहा सकते हैं, पानी बहा नहीं सकते, ये क्रिएट नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पानी का सम्मान घटा, इसके तरीके बदले यूज करने के। देखिए, एक व्यक्ति जब कार में आप दोष देते हैं, खूब दोष देते हैं, हम भी कहते हैं कि एक व्यक्ति अपना नल खोलकर जब टूथब्रश करता है तो उसको कहते हैं कि नल बंद कर दो। एक व्यक्ति पानी के पाइप से कार धोता है तो हम कहते हैं कि इसको देख लो, तुम मत करो, कार को जुकाम हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक इंडस्ट्री एक दिन में 42 लाख लीटर पानी निकालती है, केवल अपने प्रोडक्ट को साफ करने के लिए या ढूंढने के लिए। पूरा मोहल्ला भी लग जाएगा, पूरी जिंदगी भी पानी खर्च करता रहा, कार पर तो नहीं खर्च होगी। लेकिन वो कहाँ का पानी निकाल रही है? वो अंडरग्राउंड वाटर निकाल रही है, जबकि उसको 10,000 लीटर पानी निकालने की प्रतिदिन केवल
अनुमति है, लेकिन वो भ्रष्टाचार में पैसा देकर 42 लाख लीटर रोज पानी निकाल रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आप कह सकते, दे सकता हूँ। मतलब ये सब हो रहा है। तो पानी की स्थिति, और फिर वो पानी जाता कहाँ है, क्योंकि वो पानी आप नाले में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको परमिशन नहीं निकालने की। तो वो कंपनी क्या कर रही है, ऐसी कंपनी क्या कर रही है कि वो रिवर्स डंपिंग कर देती है, अपना गंदा पानी हमारे जो पीने का पानी होता है उसमें पानी मिला देती हैं। और फिर ये जो हैवी मेटल्स कहाँ से आ रहा है, आप हैवी मेटल्स नहीं बहा रहे, ये हैवी मेटल्स वहां से आ रहा है। क्रोमियम हमारे घर में यूज नहीं होता, ये कंपनी में यूज होता है। ये वहां से अंडरग्राउंड वाटर हमारा खराब हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जहां पर उद्योग क्षेत्र है, जहां पर खेती ऐसी हो रही है जो वहां नहीं चाहिए होती है, आप इतना ज्यादा आर्सेनिक इस जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं जो अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है। ऐसी तमाम तरह की चीजें बहुत विदेशों में हुई है, जहां पर उनको बंद किया गया है तो वहां का पानी ठीक हुआ है। एक बार अगर पानी गंदा हो जाता है बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन है उसको साफ करना। यही रघुवीर जी, यही कारण भी है क्या? चूंकि जो पानी की बर्बादी की बात अभी सर बता रहे थे संजय जी, आरओ भी लोग लगवाते हैं, जब वाटर प्यूरिफायर लगवाते हैं तो पानी की बर्बादी उसमें भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन लोग फिर यही सोचते हैं कि पानी तो अशुद्ध हो रहा है, दूषित हो रहा है, अब कैसे पानी पिएं? तो कोई ना कोई सहारा, और उस सहारे के रूप में वाटर प्यूरिफायर आजकल चल रहे हैं, जो कई सारे जो जरूरी मिनरल्स हैं उनको भी खत्म कर दे रहा है और पानी की बर्बादी भी हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं रघुवीर जी? ये है कि लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हर समस्या का जो मूल कारण आदमी ही है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक्सेप्ट करने से उन्होंने सुधार भी सोचना चाहिए कि जो हम किसका नुकसान कर रहे हैं। एक सामाजिक तौर पर अपना ही नहीं, पूरे फैमिली का और पूरे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है। हमारा जो जल है वो सभी के लिए है, हमारी हवा है वो सभी के लिए होती है, हमारे पेड़ पौधे भी सभी के लिए होते हैं। जो प्रकृति ने दे रखा है, जो वरदान है, उसको हम मिसयूज करने लग जाते हैं, उसकी अहमियत समझना छोड़ देते हैं। तब जाकर के हमारी जो सोच है कि हमारा क्या होगा, आपका वो अंदाजा नहीं लगा पाता ह्यूमन बीइंग कि उनके कर्म के कारण उसके लाइफ में, उसकी बीमारी में और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको भी प्रभावित करेगी। तो ये अपना जो करने वाले जो कर्म है कि हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपनी गलती माने और उस गलती मान करके अपनी सोच को भी बदले और अपने बच्चों को भी सिखाए कि ये प्रकृति के जितने भी हमारे पास वरदान है, हवा का है, पेड़ पौधों का है, जल का है, इसका हम आदर करें। इसलिए इनको देवता भी के रूप में हमारे पूर्वजों ने इसको देवता का नाम दिया गया है। तो अपनी सोच के द्वारा ही हम इसमें काबू पा सकते हैं। लेकिन संजय जी, ये क्या माना जाए कि प्रकृति के वरदानों का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो मिसयूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ही ये नुकसान इस तरह से सामने आ रहे हैं हमारे सामने? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति ही, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल व्यक्ति ही इस बात के लिए जिम्मेदार है। और तमाम जो अभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तमाम जो ये व्यक्तिगतवादी सोच है, इस सोच के पीछे केवल एक चीज रहा है कि हमारे जो शासक थे पहले, यानी अंग्रेज जिनको कहा जाता, उन्होंने ये सिस्टम चालू किया था कि अब किस तरीके से यहाँ की जो जीवन पद्धति है उसको बदल दें, और उसमें जो ये हमारे डिवाइन एलिमेंट्स हैं इनको किस तरीके से उन्होंने खराब किया जाए, या किस तरीके से किया जाए कि इसको जनता जो इसका चिंता करती है वो जनता चिंता करना छोड़ दे। तो उन्होंने चाहे टैक्स लगाए हों, चाहे उन्होंने इस प्रकार की चीजें करी हों, उससे ये हुआ कि हमारी जनता हमारे प्राकृतिक साधनों से वो चिंता करने से दूर हट गई। और जब जनता ने हमारे प्राकृतिक इन चीजों की चिंता करना छोड़ दिया तो सरकार ने पकड़ लिया। सरकार आज जिस तरह से चिंता कर रही है वो सब देख रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सर, वही मेरा कहना है कि जनता को उसके जो चाहे पानी है, चाहे हवा है, या अन्य प्रकार के अवयव है, इनका आदर करना सीखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, चूंकि आप दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं।
आम जनता भी अवेयर हो। हम तो ये भी उम्मीद करते हैं और ये भी उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि अगर इस तरह दूषित पानी लोगों तक पहुंच रहा है तो उसका समाधान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों की सेहत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बहुत धन्यवाद करूंगा रघुवीर जी आपका और संजय जी आपका, चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाज़त दे रहा है आप दोनों से चर्चा के लिए। अब रेवाड़ी के बाद बात चरखी दादरी की हम करेंगे। वहां पर पानी को लेकर आई रिपोर्ट पर दादरी के लोगों का आखिर कहना क्या है, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अलर्ट किया गया है। जो पेयजल की सप्लाई हो रही है प्रदेश के कई गांवों में, ये जो पेयजल सप्लाई हो रही है वो बिल्कुल दूषित हो रही है और जो पेयजल लाइन है वो भी कहीं कहीं टूटी हुई है, जिसके कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। हम आज जिला चरखी दादरी के गांव समसपुर के लोगों से बात करेंगे, जहां पेयजल की सप्लाई का जो चल रहा है वो बिल्कुल खराब चल रहा है। और लोग भी बताएंगे आपके गांव में जो पेयजल सप्लाई हो रही है वो कितने सालों से बाधित है और कैसा पानी आ रहा है। हमारे सबसे पहले तो पत्रकार महोदय का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी आवाज उठाने के लिए कष्ट करे यहाँ पर पहुंचे। और उससे आगे हमारा पानी पीना इतना दूषित है, गरीब आदमी जिसका भी उतनी दिहाड़ी करे है वो भी रोजाना 100-150 रुपए का पानी मोल लेके पीता है। गांव में कम से कम भी महीना मान लो करोड़ों रुपया का पानी मोल आता है, 50-60 टैंकर चलते हैं। रही बात पानी दूषित क्यों है, दादरी का गंदा नाला का पानी हमारे 300 एकड़ में भरा खड़ा है। इसका न तो कोई मुआवजा, ना इस पानी की कोई निकासी। यो पानी उठा करके और पूरा का पूरा नहर में डाला जाता है। नहर से यो वाटर सप्लाई के लिए डिग में आता है वाटर वर्क्स, वहां से सीधा हमारे घरों में आता है। पशु भी नहीं पीते, इसमें इतनी बुरी स्मेल आती है, ना आरा से साफ होता ना और कुछ। तो हमारे तो गाँव की देखो शर्मा जी कोई सुनवाई है ही नहीं, ऐसा काम हो रहा। कहीं ना कहीं सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पेयजल सप्लाई के लिए लाइनें भी डालती है, तो कितने वर्ष से ये समस्या बनी हुई है लगभग? ये न्यू मान लो हमारे तो 20-25 साल से समस्या बनी हुई। 20-25 साल पहले से गंदा नाला दादरी का जितना भी पानी है सारा यहीं पर आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं। और रही खई ईब सर्दी का मौसम है, ईब भी आंगली मारने और मच्छर डेंगू है यहाँ पर। लाइट दादरी से थी हमारी, वो भी कटवा करके एक्शन साहब ने मोराला से कर दी, यहाँ पर पूरी लाइट भी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं तो पेयजल की समस्या गांव में बनी हुई है, जिसके कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं। हाँ बीमार हो रहे हैं, खूब लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, बहुत मच्छर है, गंदा पानी खड़िया गाँव की चौकर। पेयजल की सप्लाई को लेके आपको क्या लगता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? पेयजल की सप्लाई को लेकर ये लगता है जी, मेरा गांव का जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर जो चरखी दादरी का सीवरेज का जो पानी ओवरफ्लो होकर हमारा खेता में आवा है, वो पानी नहर के अंदर जावा है। नहर के अंदर से वो उठा के वाटर सप्लाई का जो तालाब है उनमें डालते हैं, फिर वो हमारा गांव की वाटर सप्लाई के अंदर चल रहा है। ये आज से नहीं 20-25 साल से चल रहा है, ये कंटिन्यू प्रक्रिया है। और ये अब की नहीं, अब मौका पर जाके नहर के ऊपर देखो ने तो ये जितना भी पानी इस साइड में जो चल रहा है ये सारा पानी उधर जाएगा और उधर जाके फिर वो वाटर सप्लाई वाला जो नहर के अंदर डल जाएगा बदवाना डिस्ट्रीब्यूटर से फिर जितनी भी समसपुर में नहीं जी, यो पानी तो न्यू मानो कि इसके ऊपर जितना भी गांव दादरी शहर है उसके अंदर भी यही हाल है, उसके भी अंदर भी जाता है ये। तो ये सारा का सारा पानी जो ये पब्लिक हेल्थ है, दादरी का जो पब्लिक हेल्थ है उसका जो वो पब्लिक हेल्थ वाले पानी उसको वाटर सप्लाई उसके अंदर उसको एक लाइन डाल रखी है, उसके अंदर वो पानी जाता नहीं, उसके पानी नहीं जाता तो वो सारा ओवरफ्लो होकर तालाब से समसपुर के खेतों में, समसपुर के खेतों से होते हुए वो नहर से होते हुए वो वाटर सप्लाई के उनसे वो मोटर उठा के उनमें डिग्गी के तालाबों में डाल देती है। ये है जी। और उसका स्थायी समाधान ये नहीं कर रहे सर, जो ये आवा है इसकी एक ड्रेन नहीं निकाल लेंगे ना, इतना वो उसका कोई स्थायी समाधान तो करना है नहीं जी। इनने तो जो महकमा है उन रुपया खाना ऐश करनी, नहीं तो उसका स्थायी इसके बदवाना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में कोई ड्रेन निकालने की कह रहे थे, उसको 8 नंबर में उसको 3-4 साल हो गए सुनते ड्रेन निकलेगी। अब वो एक
पूरे 18 इंची है या 10 इंची से इस 334 बी के साथ साथ का है, उसके अंदर इतना बड़ा शहर का पानी वो होती नहीं, वो बार बार लीकेज हो जावा है, उससे जी उसका कोई भी समाधान नहीं है जी। ये तो देखने का होता है, न तो उसका कोई मुआवजा, न कोई उसका लेना, न कोई उसका देना। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है लोगों का उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वो भी पीने के पानी में वही पानी आ रहा है जो यहाँ जल भरा हुआ है। वो तो जी चाहे सर्वे करवा लो गांव के अंदर, मतलब इतना बड़ा बड़ा मच्छर पुछड़ वाला है, उसके अंदर सर्वे करवाओगा तो सारा गांव बीमार पड़ा है उसमें, तो इतना बुरा हाल है जी। तो कहीं ना कहीं जो गांव समस्तपुर के लोगों का रोष है कि यहाँ पेयजल की सप्लाई का बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है। आपको तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए, नहीं तो लोग यूं ही बीमार होते रहेंगे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। चलिए अब आपको पानीपत लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता राजेश मजुका ने ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया है। क्या स्थिति है, देखिए आप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हरियाणा के अलग अलग जिलों से अप्रैल 2025 से लेकर जनवरी 2026 में अलग अलग जिलों से कई पानी के सैंपल, ये लगभग 25,240 सैंपल जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लिए गए थे, जिनमें से 396 सैंपल हरियाणा के फेल आए हैं। उनमें से पानीपत जिला भी शुमार है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 44 पर आपको दिखाऊंगा पानी जो किस तरह दूषित हो रहा है, किस तरह गंदे पानी का गंदा खेल खेला जा रहा है। पानीपत एक औद्योगिक नगरी है जहां लगभग 4,500 के करीब इंडस्ट्रियल जो है छोटी बड़ी इकाइयां हैं, उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है वो किस तरह से नदियों में मिल रहा है, भूमिगत जल को खराब कर रहा है। एक साइड आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 44 है, दूसरी साइड सर्विस लाइन है और उसके बीच में से एक जो है ड्रेन निकलती है जो कि मिलती है ड्रेन नंबर 1 में। ड्रेन नंबर 1 सीधा यमुना से लिंक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फैक्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री के ओनर है, डाइंग हाउस जो बने हुए हैं उनके मालिक हैं, यहाँ जो गंदे पानी को छोड़ जाते हैं जो कि नदियों में मिलता है, नालों में मिलता है। यह इतना केमिकल युक्त पानी है जिसे हम एसिड से युक्त पानी कह सकते हैं, जो कि कपड़ा रंगाई में काम आता है, वह ये पानी है। और इस पानी को ड्रेन नंबर 1 में छोड़ा जा रहा है जो कि नदियों के जलों को दूषित करता है, वहीं भूमिगत जल को भी खराब करता है। आप देख सकते हैं कि यह जो ड्रेनिंग सिस्टम है लगातार इसमें गंदा पानी छोड़ा जा रहा है जो रोड के नीचे से होता हुआ दूसरी साइड मिलता है। और इस वक्त जो यह एरिया हम जहां खड़े हैं यह करनाल और पानीपत के बीच का बॉर्डर है, जहां फ्री जोन में काफ़ी फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, पानीपत से बाहर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, उनसे निकलने वाला यह गंदा पानी है। क्योंकि यहाँ पर एसटीपी प्लांट जो फैक्ट्रियों में एसटीपी प्लांट लगाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, वो फैक्ट्री मालिकों द्वारा नहीं लगाया गया, उद्योगपतियों द्वारा नहीं लगाया गया, जिससे निकलने वाला पानी है जो रात को इकट्ठा करके टैंकरों के द्वारा यहाँ छोड़ा जाता है और यही पानी जो है यमुना में मिलता है ड्रेन नंबर 1 से। दूसरी हम आपको बता दें कि जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, पोल्यूशन बोर्ड का लोकल प्रशासन है, उसके द्वारा यहाँ अभी तक कोई भी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई। कई बड़ी मात्रा में यहाँ डाइंग हाउस चलते हैं, जो अवैध रूप से डाइंग हाउस चलते हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि बाहर से आने वाले, केंद्र से आने वाली टीम या सीएम फ्लाइंग की टीम इन पर रेड करती है। हाल ही में सीएम फ्लाइंग की टीम ने 40 टैंकरों को जब्त किया था। इसके अलावा हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह इस जो है पानीपत से डाइंग हाउस का निकलने वाला पानी के गंदे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। गंदे पानी के गंदे खेल की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मैंने आपको रोड के दूसरी साइड से दिखाई थी, नेशनल हाईवे 44 के दूसरी साइड से दिखाई थी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलियां, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां, टैंकर वहां खाली किए जाते हैं, जो कि इस सीवरेज से होते हुए आकर, जो ड्रेनिंग सिस्टम से होते हुए आकर सीधा यहाँ निकलते हैं और यहाँ से जो निकलने वाली ड्रेन सीधा ड्रेन नंबर 2 में मिलती है और वही ड्रेन का पानी सीधा यमुना में मिलता है। आप देख सकते हैं। और यहाँ भी कई सैकड़ों जो है टैंकरों को रात को खाली किया जाता है। रात होते ही यहाँ करीब 10 बजते ही यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर यहाँ टैंकरों को खाली करने के लिए आ जाते हैं। डाइंग यूनिट से निकलने वाला पानी यहाँ खाली किया जाता है। देख सकते हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, टायरों के निशान किस कदर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ रात को एक के बाद एक ट्रैक्टर
जो है आता है और टैंकर को यहाँ खाली करके जाता है। मैं आपको वो पानी भी दिखाऊंगा कि किस तरह का वह केमिकल युक्त पानी है। देखिए लाल रंग का वह पानी है जो यहाँ डाइंग यूनिट से निकलता है और यहाँ ड्रेनिंग सिस्टम में छोड़ दिया जाता है, जो कि सीधा ड्रेन नंबर 2 के जरिए अपनी यमुना में मिलता है। आसपास के जो फसल हैं वो भी इस गंदे पानी की वजह से प्रभावित होती है और भूमिगत जल भी खराब होता है और नदियों का जल भी इस डाइंग के पानी से खराब होता है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि कितना रास्ता इन जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा रात को कवर कर लिया जाता है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पहुंचती हैं अलग अलग केमिकल युक्त पानी लेकर, क्योंकि पानीपत एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ हजारों की संख्या में डाइंग यूनिट है जो कि यहाँ पानी छोड़ती हैं, क्योंकि फैक्ट्री में एसटीपी प्लांट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वह फैक्ट्री मालिकों को काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसको ऑपरेट करने के लिए लगातार चलाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया और लंबे खर्च के साथ से गुजरना पड़ता है। और यह जो टैंकरों का खेल है यह उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ता है, जिसके कारण वह यहाँ पानी छुड़वाते हैं और भूमिगत जल को खराब कर रहे हैं। तो कई जगह के पॉइंट हमने दिखाए जहाँ फैक्ट्रियों का गंदा पानी ड्रेनिंग सिस्टम में छोड़ा जा रहा है, वही पानी नदियों में मिलता है, भूमिगत जल में जाकर मिलता है, जो कि बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहा है। थोड़े से खर्च को बचाने के लिए फैक्ट्री मालिक आम लोगों के जनजीवन से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने से हाल ही में कई जगहों पर मौत के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं अगर पानीपत की बात कर ली जाए तो पानीपत में हमने जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकारी आंकड़े हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, बीमारियों से मरने वाले की 40% संख्या कैंसर के कारण हुई है, जो कि गंदा पानी पीने से हुई है। अब देखना यह होगा कि जो प्रशासन है या पोल्यूशन बोर्ड है इसमें कब तक संज्ञान लेता है। हालांकि पोल्यूशन बोर्ड से हमने बातचीत की, पोल्यूशन बोर्ड ने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया और कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और आपके द्वारा यह वीडियो हमारे संज्ञान में लाई गई है और वीडियो से बचते नजर आए, फोटो से बचते नजर आए। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के लोगों का पीने के पानी को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, पानी की जो पाइपलाइन है वो काफी समय से, प्राचीन समय से जो डली आ रही थी वही चली आ रही हैं और कई जगह तो इसमें समस्या ये भी आ रही है कि पानी की पाइपलाइन के साथ सीवरेज की लाइन भी है और वो लीकेज होने की वजह से, पुरानी होने की वजह से सीवरेज का पानी जो हमारा ताज़ा पानी है उसमें मिक्स होके हमारे घरों में आ रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और अन्य कई तरह के जो रोग हैं वो लोगों को लग रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव तभी अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा जब उसे स्वच्छ जल प्राप्त होगा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, सीवरेज की लाइन को अलग किया जाए और स्वच्छ जल की जो पाइपलाइन है उसे पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाए, ताकि ये पानी आपस में मिक्स ना हो सके और लोगों को क्षति ना हो सके। गंदे पानी के कारण तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी बाहर हरियाणा में बहुत ज्यादा फैल गया, खासकर कुरुक्षेत्र के सराउंडिंग एरिया में बहुत ज्यादा फैल रहे आजकल। ये सब गंदे पानी की देन है। सरकार को चाहिए कि ये पानी तो कम से कम स्वच्छ उपलब्ध कराए ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। भाई सब शहर के साथ साथ गांव की भी हर जो पाइपलाइन है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है और वो जगह जगह से टूट रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाइपलाइन जो गंदे पानी की नालियां है ना उनके नीचे गुजर रही है, उनका सारा हिस्सा उस पानी में जाता है। कम से कम वो सरकार ने चाहिए कि वो ठीक करे, उनको नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए। सारे शहर में गंदा पानी आता है। आप सनेत पे देखो, और जब बारिश आती है सारे शहर में गंदा पानी है। हम आपसे के माध्यम से यही कहेंगे इस शहर की पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन नहीं बिछाई जाए, नहीं तो इस शहर में कैंसर और बहुत बीमारियां आगे बढ़ रही हैं, लोगों की जान को खतरा है। गंदे पानी की तो यहाँ समस्या सारे शहर में हो रही है, देख लो आप, कहीं भी जा लो। अब वहाँ देखो ये पुराने बस स्टैंड के पास है, फाटक के पास इतना गंदा पानी खड़ा रहा है। पीने का पानी भी गंदा है। ये कई बार ऐसा हो जाता है दिल ही नहीं करता पीने को। सरकार से हमारी मांग है इसको जो है ना ठीक ठाक किया जाए पानी को, ताकि पीने की बीमारी ना हो सके। गंदा पानी सभी गाँवों में भी और शहरों में भी तकरीबन गंदा पानी आता है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं
आदमी बीमार होते हैं और कई आदमियों की तो मौत हो गई है गंदे पानी से। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विधायक जी से और डीसी साहब से कि ये गंदा पानी जो है बिल्कुल साफ करवा के दें पानी, क्योंकि नहरों से पानी जो आता है ना वो साफ पानी होता है, उसको दोबारा से साफ करवा के वो तभी बांटा जाए और वही पिलाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हम भी प्रशासन से, हमारे कुरुक्षेत्र का जो प्रशासन है डीसी साहब से आग्रह करते हैं कि आसपास के गांव के जाके भी सैंपल भरवाएं। जैसे हमारा गांव आसपास थीरा, किरमच, बारना, ये गराड़सी, जिंजरपन गांवों के भी सैंपल भरवाएं, ताकि इनसे गंभीर बीमारियों से जनता को निजात मिले और ताकि जल्द ही जल्द समय से रहते हुए इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इस पानी को प्योरीफाई करने का काम करें, या कोई मशीनें लगा के, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा के कुरुक्षेत्र की जनता को इससे गंभीर समस्या पैदा होने से पहले इससे निजात दिलाने का काम करें। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।